हेलो, कैसे हैं भाई सभी लोग। बच्चों, मैं के चौहान नालंदा आईएएस एकेडमी के इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। देखिएगा, ये क्लास है हमारी उत्तराखंड जीएस से रिलेटेड और उत्तराखंड जीएस में हम चर्चा करेंगे इतिहास के बारे में। लेखपाल पटवारी की वैकेंसी आपकी आ चुकी है और उसमें आपको पता है कि उत्तराखंड का इतिहास और पूरा उत्तराखंड की जीएस यानी ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सब कुछ है। और चाहे आप लोअर पीसीएस दें या अपर पीसीएस दें या अन्य जो उत्तराखंड के एग्जाम हैं, वहां पर भी उत्तराखंड की जीएस का बहुत ज्यादा वेटेज रहता ही है। तो इन क्लासों में हम उत्तराखंड को कंप्लीट करेंगे और उत्तराखंड पढ़ने का एक तरीका होगा हमारा विशेष, वो ये होगा कि जो भी मैं टॉपिक पर डे आपका लेकर के आऊंगा, पहले उस टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको थ्योरी डिस्कस करूंगा और उसके बाद में मैं आपको उसके क्वेश्चंस कराऊंगा साथ में। मुझे उम्मीद है कि यदि हम उन टॉपिक्स के वो क्वेश्चन जो मैं आपको कराऊंगा, अगर आप वो कर लेते हैं, सही से तैयार कर लेते हैं, तो शायद ही कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो आपका एग्जाम में बच पाए। ठीक है। देखिएगा, वैसे तो उत्तराखंड का यूके ट्रिपल एससी का जो सिलेबस रहता है जीएस का पूछने का, वो काफी गहराई तक जाता है, बहुत कुछ ऐसा है, लेकिन जितना एग्जाम में पूछता है वो हम सब यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पर कोई ऐसी दौड़ है नहीं कि हम कौन ज्यादा बड़े नोट्स बनाएगा, कौन ज्यादा पढ़ाएगा। यहाँ पर जो मेन दौड़ है वो इस चीज की है कि कितने कम समय में कितना सिलेबस पढ़ के और हम एग्जाम में कितने क्वेश्चन सही कर सकते हैं। ठीक है। तो देखिएगा, मैं शुरुआत कर रहा हूं हिस्ट्री से। और इतिहास आपको पता होगा कि जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल वो काल होता है जिसमें जो भी इतिहास की घटनाएं हैं उस समय के कोई हमें लिखित प्रमाण नहीं मिलते। शायद उस समय के लोग लेखन शैली को नहीं जानते थे, लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। उस काल को हम प्रागैतिहासिक काल में रखते हैं। जो आद्य ऐतिहासिक काल आता है उसमें वह काल है जिसमें उस समय के लोग शायद लेखन शैली जानते थे, बट उन्होंने क्या लिखा वो आज तक हम नहीं समझ पाए हैं। और फिर आता है आपका एक ऐतिहासिक काल, जिसके हमें लिखित साक्ष्य मिलते हैं और वहां के धार्मिक और धर्मेतर साहित्यों के आधार पर ही हम इतिहास को पढ़ते हैं। ये सब इतिहास की जानकारी आप धीरे धीरे जानेंगे, हर एक चीज को हम टॉपिक को पढ़ेंगे। लेकिन मैं जो आज स्टार्ट कर रहा हूं वो कर रहा हूं चंदवंश से। चंदवंश से शुरू करने का एक सबसे बड़ा कारण जो है वो ये है क्योंकि आपके उत्तराखंड की हिस्ट्री में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इतिहास में, वो आपका चंदवंश है, परमार वंश है यानी पवार वंश है, गोरखा शासन है और उसके बाद में ब्रिटिश राज्य है। वहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। हालांकि कंप्लीट हम पूरी हिस्ट्री करेंगे, यानी जो शुरुआती टॉपिक है पूरा पाषाण काल, प्रागैतिहासिक स्थल, लघु उड्यार हो गया, ग्वारखिया हो गया, हुगली हो गया, जितने भी हैं। उसके बाद कुड़िंद राजवंश, तो पूर्ववर्ती कुड़िंद, मध्यवर्ती कुड़िंद, उत्तरवर्ती कुड़िंद, उनके बाद में फिर छोटे छोटे राजवंश स्थापित हुए और फिर एक बड़ा राजवंश कत्यूरी राजवंश स्थापित हुआ जोशीमठ में। और उसके बाद उनकी राजधानी परिवर्तित होकर चली गई कत्यूरी घाटी। और फाइनली उस कत्यूरी घाटी में जो कत्यूरी वंश का अंतिम शासक माना जाता है उसका नाम था ब्रह्मदेव। और कहते हैं कि उसी ब्रह्मदेव के समय कुमाऊं क्षेत्र में एक वंश स्थापित हुआ जिसका नाम था चंदवंश। तो आज हम जो स्टार्ट करेंगे बच्चों वो करेंगे चंदवंश से स्टार्ट। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। अच्छा, इसमें एक बात और मैं आपको बता देता हूं, वो ये है, एक मिनट, थोड़ा सा कोई इशू आया था। ठीक है, चलिए, तो हम स्टार्ट करेंगे आपका चंदवंश। और देखिए, चंदवंश में बहुत सारे शासक हैं, आपको 60 से 62 शासक पढ़ने हैं, लेकिन हर शासक हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे लिए कौन सा शासक महत्वपूर्ण है, जहां से अभी तक उत्तराखंड लोक सेवा आयोग और यूके ट्रिपल एससी ने क्वेश्चन पूछे हैं, और जो जहां जहां से क्वेश्चन पूछे हम वहां से डिस्कस करेंगे। अगर आप साथ में रह के तैयारी करेंगे तो यकीनन मैं कह सकता हूं कि कुछ ही क्लासों में आपको कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आप जुड़ करके क्लास साथ में कर सकते हैं। ठीक है, तो इस क्लास में हम शुरू करेंगे चंदवंश। एक लंबा टॉपिक है, लेकिन जितनी भी मैं क्लास पढ़ाऊंगा आपको, जो भी मैं डिस्कस करूंगा, लास्ट में मैं आपसे उसके क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। तो शुरुआत करते हैं अपनी चंदवंश की कहानी को। देखिएगा कि लगभग मध्यकाल का जो समय था, यानी 7वीं 8वीं शताब्दी, उस समय पर हम देखेंगे कि उत्तराखंड में 2 महाशक्तियों का उदय हुआ। गढ़वाल क्षेत्र में पवार वंश का और कुमाऊं क्षेत्र में चंद वंश का। और इन्होंने लंबे समय तक 800-900 साल तक इन्होंने उत्तराखंड पर राज किया। लेकिन समय के साथ परिस्थितियां बदली और इन पर खतरा मंडराया गोरखाओं का।
बेसिकली गोरखा जो थे वो थे नेपाल से। कहते हैं कि गोरखाओं के आक्रमण की संभावना निरंतर रूप से इन पर बढ़ रही थी और एक समय ऐसा आया कि जब गोरखाओं ने चंदों को जीत लिया। यह घटना लगभग 1790 की है। 1790 में गोरखाओं का अधिकार कुमाऊं क्षेत्र पर हो गया और आगे बढ़ के 1804 में गोरखाओं का अधिकार गढ़वाल क्षेत्र पर भी हो गया, यानी उन्होंने पवार शासकों को भी पराजित कर दिया। और फिर स्थिति यह हुई कि उत्तराखंड चला गया गोरखों के अधीन और इस प्रकार से उत्तराखंड पर गोरखाओं की सत्ता स्थापित हो गई। आगे फिर हुआ ये कि जो पवार वंश के शासक थे उन शासकों ने अंग्रेजों से सहायता मांगी और अंग्रेजों ने सहायता की और फाइनली हुआ कुछ ऐसा कि अंग्रेजों ने गोरखाओं को पराजित किया और संगोली की संधि के तहत उत्तराखंड का एक बड़ा व्यापक क्षेत्र गोरखाओं से अपने अधीन ले लिया। अधीन लेने के पश्चात उन्होंने इस उत्तराखंड साम्राज्य का एक छोटा क्षेत्र पवार वंश के उत्तराधिकारियों को टिहरी रियासत के रूप में दे दिया और बाकी क्षेत्रों पर अंग्रेजों ने अपने ब्रिटिश सत्ता स्थापित करी और उन्होंने अपना राज करना शुरू किया। तो इस यात्रा को हम शुरू करते हैं कि कैसे कुमाऊं में चंदवंश स्थापित हुआ और कैसे गढ़वाल में पवार वंश स्थापित हुआ। तो देखिए, कहते हैं कि लगभग 8वीं शताब्दी के शुरुआती दौर में कुमाऊं में एक वंश स्थापित हुआ जिसका नाम था चंद वंश। बात यह आती है कि चंद वंश से पहले क्या था, तो कुमाऊं क्षेत्र में चंद वंश से पहले एक राजवंश था जिसका नाम था कत्यूरी राजवंश। कत्यूरी राजवंश क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनकी मेन राजधानी कत्यूरी घाटी में थी, जो बागेश्वर के आपका बागेश्वर क्षेत्र में कत्यूरी घाटी पड़ती है, बैजनाथ, वहां पर इनकी राजधानी थी, इसलिए इनको कत्यूरी राजवंश कहा गया। हालांकि इससे पहले इनका मेन केंद्र जोशीमठ था। जब तक ये जोशीमठ में रहे चमोली के, तब तक इन्हें कार्तिकेयपुर राजवंश के नाम से जाना गया और जब ये हस्तांतरित हुए कत्यूरी घाटी में, तब इन्हें कत्यूरी राजवंश के नाम से जाना गया। कहते हैं कि कत्यूरी राजवंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम था ब्रह्मदेव, तो उनका नाम ब्रह्मदेव था। कहते हैं कि अंतिम शासक के समय पर प्रजा काफी दुखी थी। रीजन था इसका आर्थिक शोषण। कहा जाता है कि निरंतर आर्थिक शोषण किया जा रहा था, लोगों के जो हित थे, जो उनके अधिकार थे, वो उनसे छीने जा रहे थे, तो ऐसे में लोग बड़े परेशान थे। अच्छा, हर्ष काल जो कि मध्य काल का शुरुआती भाग है, आपने शासक सुना होगा प्राचीन भारत में एक हर्ष के समय से भारत का मेन केंद्र बन गया था कन्नौज। तो कहते हैं कि कन्नौज एक बहुत बड़ा केंद्र बन गया था। तो ऐसे में जो भी स्थानीय राज्य थे, और जब भी वहां की प्रजा कभी दुखी होती थी तो वो हमेशा देखती थी कन्नौज की ओर कि वहां का शासक कोई सहायता भेजे। और ऐसे ही हमें कुछ इतिहासकारों से जानकारी मिलती है कि कुछ लोग जो कत्यूरी राजवंश के शासकों के उत्पीड़न से परेशान थे, वो मिलने के लिए कन्नौज गए, कन्नौज के शासक से मिले और फिर उस कन्नौज के शासक ने अपने एक भाई जिसका नाम था सोमचंद, उसे उत्तराखंड में भेजा। हालांकि इतिहासकार अलग अलग कहानी देते हैं। कुछ कहते हैं कि सोमचंद जो था वो मूलतः इलाहाबाद में एक जगह है झूसी, वो वहां के थे और वो एक बार बद्रीनाथ की यात्रा पर आए थे और यहाँ पर आए और यहाँ पर आने के बाद ब्रह्मदेव की पुत्री थी, उनसे उनका विवाह हो गया और दहेज में उनको एक क्षेत्र मिल गया चंपावत का, और वहां चंपावत में उन्होंने चंदवंश की नींव स्थापित कर दी। खैर, इन कहानियों पे हमें नहीं जाना, बस एक बात तो जरूर हमें जाननी है कि 8वीं शताब्दी के शुरुआत में सोमचंद का उत्तराखंड में आगमन हुआ कुमाऊं क्षेत्र में, और वहां पर चंपावत में उन्होंने एक वंश की नींव रखी जिसका नाम था चंदवंश। ध्यान रखिएगा, चंदवंश की 2 राजधानी हुई हैं। शुरुआती राजधानी जो थी वो चंपावत थी और आगे चल करके ये राजधानी चंपावत से हस्तांतरित कर दी गई अल्मोड़ा। तो शुरुआती राजधानी चंपावत थी और सोमचंद ने राजबुंगा का किला स्थापित किया था। सीधी सी बात है, राज्य का एक प्रमुख अंग होता है किला यानी दुर्ग, तो एक किला स्थापित किया था राजबुंगा का किला सोमचंद ने, और वो उसने बनाया था कहां पर, चंपावत में। तो यहीं से शुरुआत करते हैं। अच्छा, एक बात और, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि चंदवंश का जो संस्थापक था वो थोवर चंद था, लेकिन अब ये क्लियर हो चुका है, आयोग भी ये मान चुका है कि पहला शासक सोमचंद थे, उसके बाद में एक 23वां शासक हुआ है जिसका नाम थोवर चंद था और जिससे चंदवंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो हम बात करेंगे स्लाइड से। ये स्लाइड आपको जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया होगा। और यदि आप ये क्लास देख रहे हैं नालंदा एजुकेशन के एप्लीकेशन पर, तो वहां पर आपको वीडियो सेक्शन के नीचे PDF मिल जाएगी। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिएगा, जो पहला शासक था चंदवंश का, उनका नाम था सोमचंद। सोमचंद चंदवंश के संस्थापक थे। इंपोर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछ लेता है। और इन्होंने चंपावत में एक किला स्थापित किया था जिसका नाम था राजबुंगा का किला।
ठीक है, आप चाहे तो नोट तो अभी करने का आपके पास समय नहीं होगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, इस पीडीएफ से आप अच्छे से पढ़ लेना चीजों को, इसको देख लेना, इसमें केवल वही चीज है जो कि इंपॉर्टेंट है, बाकी और कुछ भी नहीं। तो इन्होंने राजबुंगा का किला बनवाया, ठीक है, और जो आगे चल के चंपावत नगर के रूप में प्रसिद्ध हो गया, और 1563 तक चंदों की मेन राजधानी जो रही वो आपकी यही चंपावत रही, 1563 तक। और आगे चल के आप शासक देखेंगे कि शासक होंगे भीष्म चंद्र और बालो कल्याण चंद्र, और आप देखेंगे कि उनके समय पर राजधानी चेंज होकर के चली जाती है आपकी अल्मोड़ा। वहां मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा किसने घोषणा करी, किसकी इच्छा थी और कौन लेके गया। क्या क्या क्वेश्चन सोमचंद से आपके एग्जाम में बन सकते हैं, पहले इंपॉर्टेंट फैक्ट पे बात कर लेते हैं। तो पहली राजधानी इनकी चंपावत थी, जो लगभग 700 एडी से लेकर के 1563 एडी तक रही, और आगे चल के इनकी राजधानी चेंज हो गई, और तब तक अल्मोड़ा रही जब तक कि चंद वंश का अवसान नहीं हो गया, यानी चंद्र वंश का अंत नहीं हो गया। 1790 में चंद वंश का अंत हो गया था, गोरखाओं के द्वारा विजित कर लिया गया था। एक है इनका राजकीय चिन्ह, अगर पूछा जाए कि चंद वंश का राजकीय चिन्ह क्या था, तो इनका राजकीय चिन्ह था गाय, ठीक है। चलिएगा बात करते हैं धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कि सोमचंद ने क्या क्या काम किया है। देखिए, सोमचंद का एक पहला काम था कि इसने चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति करने वाला पहला शासक रहा था। चौथानी ब्राह्मण बेसिकली ब्राह्मणों का एक सर्वोच्च समुदाय, ठीक है, एक उच्च समुदाय स्थापित करने की परंपरा जो शुरू की थी वो सोमचंद ने की थी, और बेसिकली इन्हें चौथानी ब्राह्मणों के नाम से जाना जाता था। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए कि पहला शासक जिसने चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति का परंपरा स्टार्ट करी थी, शुरू की थी, तो वो था आपका सोमचंद। इसके अलावा सोमचंद को एक दो चीजों के लिए और जाना जाता है, वो ये था कि सोमचंद ने अपनी शासन व्यवस्था को स्ट्रॉन्ग करने के लिए 4 किलेदारों को नियुक्त किया था। अलग अलग दिशाओं में 4 किलेदार नियुक्त किए थे, और ये 4 किलेदार जो थे इनको कहा जाता था 4 आल, यानी चाराल। अब एग्जाम में क्या पूछेगा, एग्जाम में आएगा चाराल क्या था, क्या कोई किसी प्रकार का कर था, या भूमि मापने की इकाई थी, या भूमि का प्रकार था? नहीं भाई, चाराल क्या थे, 4 किलेदार थे। और बेसिकली वो 4 किलेदार कौन कौन थे? एक कार्की, दूसरा बोरा, तीसरा तड़ागी और चौथा चौधरी। तो ये 4 स्थानीय निवासी थे, इनके गुट थे, और इन्हीं में से लेकर के उसने क्या किया, चारों को किलेदार नियुक्त किया था। और इसमें एक बात ये ध्यान रखिएगा कि इसमें एक व्यक्ति था कालू तड़ागी। कालू तड़ागी जो था वो सोमचंद का सेनापति था, ठीक है। तो सोमचंद के अभियानों में काफी सहायता मिली। खैर, आपसे ये पूछा जाए कार्की, बोरा, तड़ागी और चौधरी ये क्या थे, तो ये आपके किलेदार थे, ठीक है, यानी किलों की जिम्मेदारी इनको दी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट अगली बात करते हैं, ठीक है। यह भी कभी पूछ सकता है कि कालू तड़ागी यानी सोमचंद का सेनापति कौन था, तो भाई कौन था, कालू तड़ागी था। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, कहते हैं कि सोमचंद द्वारा चंपावत में पंचायती सरकार की शुरुआत की होगी, ठीक है। देखिए, भारत सरकार ने तो 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था स्थापित करी आपके भारत में, ठीक है। उससे पहले भी ये व्यवस्था चल रही थी, लेकिन चंदों ने ये व्यवस्था पहले ही लागू कर दी थी, पंचायती व्यवस्था। पंचायती व्यवस्था में आपको क्या सिस्टम देखने के लिए मिलता है, आपको ग्राम के स्तर पर, गांव के स्तर पर अधिकारियों की नियुक्ति देखने के लिए मिलती है, और ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति गांव के स्तर पर सोमचंद ने ही कर दी थी। और इनमें हम बेसिकली बात करते हैं सयाड़ा, बूढ़ा या कमेड़। इनके बारे में मैं आगे डिस्कस करूंगा आपसे कि इनका मेन क्या था, राजस्व वसूली से ये कैसे रिलेटेड थे, ग्राम स्तर पे इनका क्या काम था, वो जो भी था मैं इनका प्रशासन में आपसे डिस्कस करूंगा। जब आपको भू राजस्व व्यवस्था पढ़ाऊंगा तब मैं आपसे डिस्कस करूंगा। खैर, अगर ये पूछे कि सबसे पहले सयाना, बूढ़ा और कमेड़ा जैसे अधिकारियों की नियुक्ति किसने करी, सोमचंद ने करी थी। और पंचायती व्यवस्था को भी स्थापित करने वाला शासक जो था वो आपका सोमचंद था, ठीक है। सोमचंद ने एपड़ कला की शुरुआत भी की थी। एपड़ आपने बड़ा सुना होगा, उत्तराखंड में बड़ा रोल है एपड़ का। एपड़ एक जो है किस्म की रंगोली है, इसे हम एक लोक चित्रकला कह सकते हैं। बेसिकली इसमें क्या करा जाता है, कुछ खास चीजों से, जिसमें रंगीन चावलों को लेकर के और विभिन्न प्रकार के रंग को लेकर के और कुछ रंगोली टाइप बनाई जाती है, जिसमें देवी देवताओं से संबंधित कुछ चित्रांकन बनाए जाते हैं। स्वास्तिक का चित्रांकन, माँ लक्ष्मी के पैरों का चित्रांकन, ये सब बनाया जाता है। ये एपण है और आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एपण, इसको आप पढ़ लीजिएगा। कहते हैं ये एपण प्रकार की जो लोक चित्रकला थी, इसकी शुरुआत भी किसके द्वारा की गई थी, सोमचंद के द्वारा की गई थी।
तो सोमचंद के बारे में ये 5, 6, 7 फैक्ट आप याद रखिएगा, बाकी इससे ज्यादा कुछ नहीं है। सोमचंद के बाद में क्या हुआ? अब सोमचंद के बाद में जो गद्दी पर शासक बैठे उसमें आत्मचंद गद्दी पर बैठा, उसके बाद पूर्णचंद गद्दी पर बैठा, उसके बाद इंद्रचंद गद्दी पर बैठा, फिर संसार चंद गद्दी पर बैठा। तो इस प्रकार से अनेक शासक बैठे। बट इन शासकों के बारे में ऐसा कुछ नहीं है कि जो आपसे एग्जाम में पूछे। तो इन शासकों के बारे में नहीं है। हाँ, बट यहां से एक क्वेश्चन आ सकता है। वो क्वेश्चन ये कि सोमचंद के बाद में जो गद्दी पर शासक बैठने वाले शासक थे वो कौन कौन थे? तो देखिएगा, सोमचंद के बाद में जो गद्दी पर शासक बैठा उसका नाम था आत्मचंद। एक तो ये क्वेश्चन है इंपोर्टेंट। और आत्मचंद के बाद जो गद्दी पर बैठा पूर्णचंद, ये इंपोर्टेंट है। और पूर्णचंद्र के बाद इंद्रचंद। ये एटलीस्ट आप 4 शासक याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि शुरुआती प्रारंभिक शासकों का क्रम बताइए। तो सबसे पहले सोमचंद, उसके बाद आत्मचंद, उसके बाद पूर्णचंद्र, उसके बाद इंद्रचंद। ठीक है, उसके बाद में फिर संसार चंद्र, उसके बाद में सुधा चंद्र। खैर, इंद्रचंद्र के बारे में एक प्रथा बड़ी प्रचलित है जो किताबों में भी अक्सर आपको देखने के लिए, सुनने के लिए मिल जाती है कि इंद्रचंद्र ने एक प्रथा की शुरुआत की थी जिसे हम बोलते हैं पटरंग प्रथा। पटरंग, ये आप देख पा रहे होंगे शायद अब। पटरंग प्रथा क्या थी? ये पटरंग प्रथा मतलब बहुत अटपटी थी। देखिए, उस समय पर जो रेशम बुनकर होते थे, रेशम बनाने वाले होते थे, रेशम उद्योग होते थे, ये फल फूल रहे थे चंद्र सत्ता के अधीन। तो कहते हैं कि इंद्रचंद्र के समय एक प्रथा प्रचलित हुई और वो प्रथा ये थी कि रेशम के व्यापार में जितना व्यापारी लोग झूठ बोलेंगे उतना ही ये कारोबार आगे बढ़ेगा। तो ये एक प्रथा थी। कल के दिन को अगर क्वेश्चन आ जाए कि पटरंग प्रथा किस राजा के समकालीन प्रचलन में थी, तब इसका आंसर क्या होगा? इंद्रचंद्र होगा। तो इसके तहत क्या कहावत थी कि साम्राज्य में जितना अधिक झूठ बोला जाएगा रेशम का उत्पादन भी उतना अधिक होगा। ठीक है, अब ये मिथ था या जो भी था, फिलहाल ऐसा प्रचलन में था ये। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो आत्मचंद्र, पूर्णचंद्र, इंद्रचंद्र, उसके बाद संसार चंद्र, फिर सुधा चंद्र और फिर उसके बाद हमीचंद्र। तो ये शुरुआती शासक हैं। सबसे पहले सोमचंद्र, फिर आत्मचंद्र, फिर पूर्णचंद्र, फिर इंद्रचंद्र, फिर संसार चंद्र, फिर सुधा चंद्र और फिर हमीचंद्र। ठीक है, ये तो नहीं, लेकिन कम से कम 4 याद रखिएगा। अब उसके बाद क्या हुआ? हमीचंद के बाद अगला, शुरू के 8 शासक हो गए। उसके बाद जो अगला शासक आपके सामने आता है वो है बीड़ाचंद। बीड़ाचंद का नाम आपने सुना होगा, हालांकि एग्जाम में यहां से एक ही क्वेश्चन पूछता है। बीड़ाचंद की खास बात क्या थी? खास बात यही थी कि प्रशासनिक कार्यों में बड़ा शिथिल दिखाई दिया। लोक कल्याण के कार्यों में इस शासक ने कुछ नहीं किया, जिसके कारण से इतिहासकार इस शासक को कुमाऊं का बिलासी शासक कहते हैं। तो एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि भाई किस शासक को उत्तराखंड के या कुमाऊं का बिलासी शासक कहा जाता है? रीजन क्या था? राजकार्यों के प्रति उदासीन था। तो राजकार्यों के प्रति उदासीन होने के कारण से इसे बिलासी शासक कहा जाता है, क्योंकि पूरी राज व्यवस्था शिथिल पड़ गई थी। और हुआ एक चीज और कि कहते हैं कि बीड़ाचंद्र की मृत्यु निसंतान ही हो गई थी, यानी कोई संतान नहीं थी, कोई उत्तराधिकारी नहीं था। और इस समय पर उभर रहे थे खस लोग। तो कहते हैं इसी अवसर का मौका उठाया, फायदा उठाया खस लोगों ने, और इस तरीके से चंद वंश को हटा करके खस सत्ता स्थापित हो गई कुमाऊं में। ध्यान रखिएगा, चंद कंटिन्यू नहीं चले, बीच में 196 वर्षों के लिए चंदों की सत्ता को ग्रहण लग गया, यानी अंधकार का युग उनको देखना पड़ा, जिसमें चंदों की सत्ता हट करके खसों की सत्ता स्थापित हो गई। तो आपसे यह क्वेश्चन भी पूछ सकता है, किस शासक के समय खस सत्ता स्थापित हुई थी? बीड़ाचंद के समय। और कुमाऊं का बिलासी शासक किसे कहा जाता है? इस बीड़ाचंद को कहा जाता है। खैर कोई बात नहीं, समय और इतिहास हर एक को अवसर देता है। ठीक है, दोबारा से चंद वंश के शासकों को अवसर मिला। आपने अभी एक नाम सुना था संसार चंद्र का। संसार चंद्र का एक संबंधी व्यक्ति था जिसका नाम था वीरचंद। वीरचंद मौके में था कि किस प्रकार से वो खस राजा को पराजित करके स्वयं सत्ता स्थापित कर ले, और उसे मौका मिला। उसे एक व्यक्ति का सहयोग मिला और वो व्यक्ति था सोन खड़ायत। ठीक है, सोन खड़ायत उसका सेनापति था। ठीक है, उसे इसका सपोर्ट मिला और इसके नेतृत्व में उसने खस सत्ता को उखाड़ फेंका। उस समय पर जो खस राजा था उसका नाम था सोमपाल। ठीक है, जिसे सोपाल भी कह देते हैं, सोपाल या सोमपाल। तो बीड़ाचंद के बाद में खसों की सत्ता स्थापित हो गई, लंबे समय तक चली।
लगभग 196 वर्षों तक अंधकार रहा चंद्रवंश के लिए, और फाइनली जब उसका शासक था सोपाल, तो इसको हटा करके और दोबारा से चंदों के पास सत्ता आ गई, और ये करने वाला व्यक्ति था वीरचंद। और इस प्रकार से चंदों का राजा कौन बन गया? वीरचंद बन गया। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे समय निकला, अब सत्ता किसकी आ गई है? वीरचंद की आ गई है, राजा वीरचंद, ठीक है। तो राजा वीरचंद गद्दी पर बैठे, उसके बाद में रूपचंद गद्दी पर बैठे, फिर लक्ष्मीचंद गद्दी पर बैठे, फिर धर्मचंद गद्दी पर बैठे, फिर कर्मचंद गद्दी पर बैठे, ठीक है। इनको आपको याद नहीं करना, कोई शासकों के बारे में याद नहीं करना आपको। फिर कल्याण चंद गद्दी पर बैठे, फिर निर्भय चंद गद्दी पर बैठे, फिर नरचंद गद्दी पर बैठे। एक शासक है नानकी चंद। अब नानकी चंद से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा जो कि इंपोर्टेंट है। आपने नेपाल के एक शासक का नाम सुना होगा जिसका नाम था अशोकचल। कहते हैं कुमाऊं पर आक्रमण जब किया था अशोकचल ने, उस समय पर चंद वंश का जो शासक था वो नानकी चंद था। तो नानकी चंद को ध्यान रखिएगा, और इसको आप अगर नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं कि अशोकचल ने जो कुमाऊं पर आक्रमण किया था वो इसी के समय पर किया था, नानकी चंद के समय। समय निकला, अनेक शासक हुए, उनमें से कोई शासक काम का नहीं है। उसके बाद में 23वां शासक आपके काम का है, जिसका नाम है थोअरचंद, जिसे कुछ इतिहासकारों ने कहा कि इसी ने चंद वंश की सत्ता स्थापित करी। कुछ लोग तो इसे चंद वंश का मेन संस्थापक इसे ही मानते हैं, वास्तविक संस्थापक मानते हैं। तो अगर आपसे पूछे थोअरचंद जो था या चंद वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो वो था थोअरचंद। थोअरचंद के बाद में एक शासक हुआ कल्याण चंद्र। ये भी महत्वपूर्ण नहीं है, आगे चल के एक आएगा बालो कल्याण चंद्र, वो महत्वपूर्ण होगा। देखिए मैं फिर से कहता हूं, ये इंपोर्टेंट नहीं है पढ़ना क्या है, मतलब कितना पढ़ना है, ये इंपोर्टेंट नहीं है। इंपोर्टेंट ये ज्यादा है कि जितना मटेरियल है उसमें से क्या एग्जाम में आता है, कौन कौन सी चीज महत्वपूर्ण है। नहीं तो इतनी किताबें आप पढ़ लीजिए, सबको रटते रहिए, क्या फायदा हो रहा है? एग्जाम तो एक बार आना है, ठीक है। आप कोई कितना जानता है इससे फर्क नहीं पड़ता है, फर्क इस बात से पड़ता है कि कितना डाटा आपके दिमाग में है और कितना आप एग्जाम में करके आते हैं, ठीक है। तो थोअरचंद के बारे में ध्यान रखिएगा, ये था वास्तविक संस्थापक। इसके बाद कल्याण चंद एक शासक हुआ, कल्याण चंद, ध्यान रखना, थोअरचंद के बाद कल्याण चंद हुआ है। और कल्याण चंद के बाद में फिर एक शासक हुआ है त्रिलोक चंद। अब त्रिलोक चंद से दो चीजें इंपोर्टेंट हैं जो आपके एग्जाम में पूछ सकता है। पहला, कत्यूरियों की कमजोरी का लाभ उठाकर त्रिलोक चंद ने छकाता राज्य को जीता। पहला क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि छकाता राज्य जो कि बेसिकली नैनीताल क्षेत्र में आता था, तो छकाता राज्य को जीतने वाला शासक कौन था? त्रिलोक चंद था। और इसने इसको जीतने के बाद भीमताल में एक किले का निर्माण करवाया था, ठीक है। तो ये त्रिलोक चंद के बारे में महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात, आपने जब गुलाम वंश स्थापित हो गया था उसके बाद खिलजी वंश स्थापित हुआ था, तो खिलजी वंश का एक महान शासक था अलाउद्दीन खिलजी, जिसने सिकंदर सानी की उपाधि धारण करी थी। तो जिस समय अलाउद्दीन खिलजी भारत की सत्ता पर बैठा हुआ था, दिल्ली की सत्ता पर बैठा हुआ था, उस समय कुमाऊं में चंद वंश के शासक के रूप में गद्दी पर बैठा हुआ था त्रिलोक चंद। तो त्रिलोक चंद से 2 पॉइंट, अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन था और छकाता राज्य को जीत करके भीमताल में एक किले की स्थापना करवाई थी। इसके बाद जो गद्दी पर बैठे अनेक शासक बैठे त्रिलोक चंद के बाद, डमरू चंद बैठे, धर्मचंद बैठे, और एक बैठे आपके अभय चंद। तो फिर गद्दी पर बैठे हैं अभय चंद। अभय चंद से क्या क्वेश्चन आपका बन सकता है? एक क्वेश्चन वो ये है कि एक अभिलेख मिला है जो कि अभय चंद का है। ये लोहाघाट से एक ताम्रलेख प्राप्त हुआ है, और वो ताम्रपत्र जो ताम्रलेख है वो अभय चंद का है, ऐसी जानकारी मिलती है। और कहते हैं कि कुमाऊनी भाषा का ये पहला अभिलेख है। तो कुमाऊनी भाषा का अभी तक जो अभिलेख प्राप्त मिल रहे थे आपको, प्राचीन जो मिल रहे थे, वो कोई प्राकृत में मिल रहा था, कोई किसी में मिल रहा था, लेकिन अभी जो कुमाऊनी भाषा का पहला अभिलेख माना जाता है वो अभय चंद का अभिलेख माना जाता है, जो कि लोहाघाट से प्राप्त हुआ है। और ये एक ताम्रलेख है, ये इंपोर्टेंट बात है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अभय चंद दिल्ली सल्तनत के राजा मोहम्मद तुगलक, ये एमबीटी की बात चल रही है, मोहम्मद बिन तुगलक तथा फिरोज शाह तुगलक का समकालीन था, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक के समय गरुड़ ज्ञान चंद भी थे, ठीक है, जो इसके बाद में आए। पर ये ध्यान रखिएगा अभय चंद जो है वो दोनों के संक्रमण काल में रहा। इसने एमबीटी का टाइम पीरियड भी देखा और इसने जो है एफएसटी का टाइम पीरियड भी देखा, यानी मोहम्मद बिन तुगलक का भी समय देखा और फिरोज शाह तुगलक का भी समय देखा, ठीक है। खैर वो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बट जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अभय चंद का जो अभिलेख है ये कुमाऊनी भाषा का प्रथम अभिलेख है।
अब होता क्या है, अब होता यह है कि अब एक शासक बनता है अभयचंद के बाद, जिसका नाम था ज्ञानचंद। ज्ञानचंद, जिसे कहा गया गरुण ज्ञानचंद। गरुण इसलिए क्योंकि गरुण की उपाधि दी गई। ऐसा माना जाता है कि विष्णु के उपासक थे, गरुण को अपना चिन्ह बनाया था। तो इन सब को देखते हुए जो है, इस समय पर जो दिल्ली में गद्दी पर बैठा हुआ था, आपको पता होगा दिल्ली में खिलजी वंश का शासक अलाउद्दीन खिलजी, और उसके बाद में सत्ता चेंज होकर के तुगलकों के पास आ गई, और तुगलकों में गयासुद्दीन तुगलक, उसके बाद में एमबीटी, उसके बाद में एफएसटी यानी फिरोज शाह तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक के बाद मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठा। जिस समय फिरोज शाह तुगलक था, उस समय कुमाऊं में चंदवंश की सत्ता थी। और कहते हैं कि जो ये ज्ञानचंद था, जिसे गरुण ज्ञानचंद के नाम से जाते हैं, इसने बहुत से उपहार जो है वो फिरोज शाह तुगलक के लिए भिजवाए। फिरोज शाह तुगलक तो वैसे भी लोक कल्याणकारी कार्यों के लिए जाना जाता है। उसने बहुत लोक कल्याणकारी कार्य किए, बहुत सारे काम किए, ठीक है। खैराती अस्पताल खुलाए, कई प्रकार के जो हैं वो उसने जो है वो आपके वो होते थे विभाग, वो बनाए, पेंशन विभाग बनाया, दासों के लिए अलग विभाग बनाया, दीवाने बंदगान बनाया, बहुत सारे उसने काम किए, ठीक है। तो ठीक है, प्रसिद्धि अच्छी थी। और यहीं पर जो गरुण ज्ञानचंद थे, उन्होंने उनके लिए बहुत सारी भेंट दी, उपहार दी, और कहते हैं एफएसटी के द्वारा ही इस शासक को गरुण की उपाधि दी गई थी। यह सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 3 स्टार क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछता है कि भाई ये गरुण ज्ञानचंद्र को गरुण की उपाधि किसने दी थी? एफएसटी ने दी थी। एक और एफएसटी के गरुण ज्ञानचंद्र के बारे में जो इंपोर्टेंट फैक्ट है, एक तो ये कि 29वां शासक था, और सबसे बड़ी बात कि इसने लगभग 45 वर्षों तक शासन किया, राज किया। 45 वर्ष बहुत लंबे थे चंद शासकों में, इसलिए इसे चंद शासकों में सबसे लंबा राज करने वाला शासक माना जाता है, कि सबसे लंबा जो राज किया है वो इसी ने किया था। तो 2 क्वेश्चन बन चुके हैं। पहला, गरुण की उपाधि किसने दी है? एफएसटी ने दी है। दूसरा, लंबे समय तक राज करने वाला शासक कौन था? वो भी गरुण ज्ञानचंद था, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा, मैं आपको इसको सेंड कर दूंगा, देख लीजिएगा, ठीक है। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो समझिएगा। इस समय पर कुमाऊं क्षेत्र में गरुण ज्ञानचंद की सत्ता थी, लेकिन जो उत्तराखंड से जैसे ही आप नीचे की ओर उतरेंगे, हिमालय क्षेत्र से, शिवालिक से आगे, तो आपको शिवालिक से लगा हुआ क्षेत्र मिलेगा भावर, और भावर से लगा हुआ क्षेत्र मिलेगा तराई क्षेत्र। बेसिकली जो तराई क्षेत्र है, ये पूरा उधम सिंह नगर बेल्ट हो गई, ये पूरा आपका किसमें आ गया? तराई क्षेत्र में आ गया। ये जो भावर तराई क्षेत्र था, यहां पर रोहिलाओं का अधिकार था, रोहिला, ठीक है। जब आप इतिहास को पढ़ेंगे तो आपको एक जन समुदाय मिलेगा रोहिला, तो रोहिला समुदाय का अधिकार था, और निरंतर रोहिलाओं के आक्रमण की भी आशंका होती थी कि कभी ना कभी वो भी ऊपर पर्वतीय क्षेत्र के ऊपर आक्रमण कर सकते हैं। लेकिन उनके खिलाफ एक बड़ा कदम जो उठाया वो गरुण ज्ञानचंद ने उठाया। कहते हैं गरुण ज्ञानचंद का एक सेनापति था, और उस सेनापति का नाम था, ठीक है, नीलू कठायत। नीलू कठायत, तो कहते हैं बड़ा बहादुर सेनापति नीलू कठायत। नीलू कठैत ने अपनी सेना को पूरा सुदृढ़ किया, मजबूत किया, और तराई और भावर क्षेत्र में रोहिला सरदारों के खिलाफ वीरता से युद्ध लड़ा। तो कहते हैं कि रोहिलाओं को काउंटर करने वाला जो शासक था पहले, वो गरुण ज्ञानचंद आपको दिखाई देता है, लेकिन इसमें विशेष रोल था उसके सेनापति का, नीलू कठैत का। लेकिन देखो, राजनीति में ऐसा होता है, कोई किसी के बारे में कान भर देता है शासक के, तो कुछ ना कुछ हो जाता है, और ऐसा ही हुआ था। कहते हैं गरुण ज्ञानचंद के साथ भी ऐसा ही हुआ था। नीलू कठैत को लेकर के कुछ भ्रामक चीजें गरुण ज्ञानचंद के दिमाग में शायद पहुंच चुकी थी, और अंतिम रूप से जो मृत्युदंड दिया था नीलू कठैत को, वो गरुण ज्ञानचंद ने ही दिया था, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है? वो ये है कि ज्ञानचंद का जो राजकीय चिन्ह था वो गरुण था। देखिए, अगर आपसे पूछे चंद शासकों का राजकीय चिन्ह क्या था, तो आप बताएंगे गाय, लेकिन इसका तो नाम ही गरुण ज्ञानचंद है। इन्होंने, क्योंकि ये विष्णु का उपासक था, वैष्णव धर्म को मानता था, और इनका जो राजकीय चिन्ह था वो क्या था? आपका गरुण, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। और गरुण ज्ञानचंद के बारे में बच्चों, मुझे इसमें लगता है कि कुछ 2-4 शासकों से रिलेटेड मुझे कुछ और बातें करनी थी, ठीक है। जो शायद मुझे लगता है कि वो स्लाइड ऊपर नीचे हो गई है, कोई बात नहीं। चलिए, कुछ क्वेश्चन आए हैं, उन क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक है। देखते हैं, कुछ क्वेश्चन है, एक एक करके बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नीन में से कौन सा कथन असत्य है? पहला, चंद वंश का संस्थापक सोमचंद था, ठीक है, बिल्कुल सही बात है।
दूसरा, सोमचंद ने अल्मोड़ा में राजबुंगा का किला स्थापित किया। भाई बात तो सही है, राजबुंगा का किला बनाया, पर ध्यान रखिएगा सोमचंद ने चंपावत में सत्ता स्थापित करी थी, राजबुंगा का किला चंपावत में था। आगे चल के 1563 में जब राजधानी अल्मोड़ा स्थानांतरित हुई तब वहां पर लाल मंडी खगमरा के किले बने हैं, लेकिन राजबुंगा का किला चंपावत में था, इसलिए ये वाला गलत है। ठीक है, चंदों की प्रारंभिक राजधानी चंपावत थी, सही बात है। दूसरी राजधानी अल्मोड़ा थी, यह भी सही बात है। अगला, सोमचंद का प्रसिद्ध सेनापति कालू तड़ागी था, पढ़ा चुका हूं, यह भी सही है। यानी यहां पर आपको 3 ऑप्शन सही दिखाई दे रहे हैं और एक ये आपको गलत दिखाई दे रहा है, तो इसका आंसर यही वाला होगा, यानी आंसर होगा इसका बी। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करिए। ठीक है जी, निम्न कथनों पर विचार करिए। पहला क्वेश्चन है, सोमचंद चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति करने वाला पहला चंद शासक था, सही बात है, ये पढ़ाया था मैंने, क्या क्या काम इसने पहले किए। चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति की परंपरा शुरू करी। उसके अलावा पंचायती राज की व्यवस्था को इसने ही शुरू किया। ठीक है, सयाना, बूढ़ा, कमेड़ जैसे अधिकारियों की नियुक्ति करी, वो काम भी इसने ही किया। उसके अलावा दूसरा है, सोमचंद के पश्चात पूर्णचंद गद्दी पर बैठा। मैंने कहा था शुरुआती 4 शासक याद कर लेना भैया, सोमचंद, उसके बाद आत्मचंद बैठा, उसके बाद पूर्णचंद आया, उसके बाद इंद्रचंद आया, यानी सोमचंद के बाद पूर्णचंद नहीं आया है, इनके बीच में एक शासक और था जिसका नाम था आत्मचंद, तो यह कथन गलत है। अगला, बीणाचंद के पश्चात कुमाऊं क्षेत्र पर खसों की सत्ता स्थापित हुई। मैंने आपको बताया था बीणाचंद कुमाऊं का विलासी शासक, सब व्यवस्था शिथिल पड़ चुकी थी और निसंतान मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण खसों ने सत्ता स्थापित कर ली थी, तो बात ये तो सही है। चौथा है, बीरचंद को कुमाऊं का विलासी शासक कहा जाता है, बीरचंद को नहीं कहा जाता, बीणाचंद को कहा जाता है, तो ऐसे में ये वाला स्टेटमेंट भी गलत है। कौन सा कथन सत्य है, तो सत्य कौन सा है, पहला सही है और तीसरा सही है, आंसर होगा बी, यानी पहला और तीसरा ये आपका सही है, तो ये सही होगा। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, चंद वंश के प्रारंभिक शासकों का क्या क्रम था। ठीक है, चंद वंश के प्रारंभिक शासकों का क्या क्रम था, तो आपको पता ही है, सबसे पहले सोमचंद, उसके बाद आत्मचंद, उसके बाद पूर्णचंद्र, उसके बाद इंद्रचंद। तो क्या होगा, सोमचंद्र, आत्मचंद्र, पूर्णचंद्र और इंद्रचंद्र। क्या आंसर होगा इसका, सी आंसर होगा, शुरुआती शासक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, चंद वंश में चाराल थे, चाराल क्या थे, किसने नियुक्ति करी थी, आपको याद आ रहा होगा, सोमचंद की बात है। सोमचंद ने 4 किलेदार नियुक्त किए थे, जिन्हें क्या कहा जाता था, चाराल कहा जाता था, कार्की, बोरा, तड़ागी और चौधरी। तो प्रमुख कर थे, 4 किलेदार थे, तो आंसर होगा वी, यानी ये क्या थे, 4 किलेदार। ठीक है, पटरंग प्रथा का प्रचलन किया था, याद आया होगा, एक बड़ी हास्यास्पद प्रथा जिसमें यह परंपरा थी कि जितना झूठ बोलेंगे उतना रेशम उत्पादन बेहतर होगा, और ये किसके समय प्रचलन में थी, इंद्रचंद के समय। मैंने बताया था इंद्रचंद के समय पर जो रेशम उद्योग था वो फल फूल रहा था, बढ़ रहा था, तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा, यानी इंद्रचंद। क्वेश्चन अगला, थोअरचंद के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। पहला, थोअरचंद चंदवंश का वास्तविक, थोअरचंद चंदवंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, सही बात है। पहला शासक सोमचंद, लेकिन वास्तविक थोअरचंद। थोअरचंद चंदवंश का 24वां शासक था, गलत हो गया भाई, 23वां शासक था, यही गलत है, बी गलत है। अगला है, थोअरचंद के पश्चात कल्याणचंद प्रथम शासक बना, ठीक है, सही बात है। उसके बाद चंदवंश का पहला शासक सोमचंद था, सही बात है, यानी ये सब सही है। गलत कौन सा है, बी, और असत्य पूछा हुआ है, तो आंसर क्या होगा इसका, बी होगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है क्लास आपको समझ में आई होगी। कोई नहीं, पहली क्लास है, ज्यादा लंबी नहीं रखेंगे, छोटी रखेंगे, धीरे धीरे क्लास टाइमिंग को बढ़ा दिया जाएगा। यार आज की क्लास भी काफी लंबी होने वाली थी, लंबी ली जाती। अब जो स्लाइड तैयार हुई थी वो मुझे लगता है कि क्वेश्चन ऊपर आ गए, वो पूरी स्लाइड रह भी नहीं पाई। अब मैं पढ़ाऊंगा भी तो आपको शायद हो सकता है समझने में दिक्कत हो, बट एक बार कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि ये उत्तराखंड की क्लास आपको कैसी लगी, समझ में आई या नहीं, और क्या सुधार और बेहतर हो सकते हैं। किस शासक ने छकाता राज्य जीतकर भीमताल में एक किला बनवाया था, भाई पढ़ाया था मैंने आपको, बताइए क्या था इसका आंसर। थोअरचंद, त्रिलोकचंद, रुचचंद या नानकीचंद। तो त्रिलोकचंद इसका आंसर था, और नानकीचंद वो था जिसके समय नेपाल के शासक अशोक चल ने आक्रमण किया था। अगला है, कौन सा कथन शासकों के संबंध में असत्य है। पहला, त्रिलोकचंद अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन था, जी बिल्कुल था।
अभय चंद का लोहाघाट ताम्रलेख कुमाऊनी भाषा का प्रथम अभिलेख है, सही बात है जी। गरुड़ ज्ञानचंद्र के गरुड़ की उपाधि मोहम्मद बिन तुगलक ने दी थी। बस फंस गए भाई यहीं पर, एमबीटी नहीं, एमबीटी के बाद में उसके चाचा का लड़का एफएसटी गद्दी पर बैठा था, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक, और उस फिरोज शाह तुगलक ने ही इसको उपाधि दी थी, किसकी, गरुड़ की। तो यानी ये वाला स्टेटमेंट गलत है। गरुड़ ज्ञानचंद 45 वर्षों तक शासन करने वाला चंद वंश का सर्वाधिक लंबे समय तक शासन करने वाला शासक था, मैंने आपको बताया था, बिल्कुल, बड़े लंबे समय तक राज किया, 45 वर्षों तक। तो इसमें ये 3 सही है, ये वाला गलत है। गरुड़ की उपाधि ज्ञानचंद को किसने दी थी, एफएसटी ने दी थी, फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है, एफएसटी, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। नेक्स्ट, अगला, कुमैया खिल्लत किसकी उपाधि थी? तो आप में से एक नाम सुना होगा आपने, नीलू कठैत की। नीलू कठैत का नाम भी आपने सुना होगा कि गरुड़ ज्ञानचंद के समय भावर और तराई क्षेत्र में रोहिलाओं को काउंटर करने वाला जो सेनापति था वो नीलू कठैत था, और उसने बहादुरी के साथ युद्ध भी लड़ा था, जिस कारण से उसे क्या कहा गया था, कुमैया खिल्लत है, ये जिल्लत नहीं, खिल्लत, कुमैया खिल्लत की उपाधि उसको दी गई थी। तो अगर ये क्वेश्चन पूछे कुमैया खिल्लत किसकी उपाधि थी, तो ये किसकी उपाधि थी, आपकी नीलू कठैत की। अगला है, कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, इसमें अभी आपको, क्योंकि मैंने अभी डिस्कस नहीं करा है गरुड़ ज्ञानचंद के बाद में कौन गद्दी पर बैठा है, ये मैंने आपसे भारती चंद के बारे में कुछ क्वेश्चन है वो डिस्कस नहीं करे हैं, तो मुझे जहां तक लगता है कि ये आपको समझ में आएगा भी नहीं। तो यहां से आगे के क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करूंगा जब मैं आपको इसके आगे की क्लास पढ़ाऊंगा। लेकिन ये तो एक ऐसी क्लास मान लीजिए कि आपके लिए एक डेमो क्लास है, जो आप बता पाए कि कैसी क्लास रही और आपको समझ में आया कि नहीं। ये पीडीएफ आपको सेंड कर दी जाएगी, ठीक है, और आप इसे टेलीग्राम ग्रुप पर देख सकते हैं। और बाकी पटवारी लेखपाल के लिए अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो कोर्स बहुत कम प्रीमियम में आपका जो है वो कोर्स आपको मिल रहा है नालंदा एजुकेशन ऐप पर, ठीक है। वहां लेखपाल पटवारी के नाम से आपको मिल जाएगा, जहां पर आपको पूरा कंप्लीट कोर्स इसी प्रकार से कराया जाएगा, पहले थ्योरी फिर उसके बाद क्वेश्चंस, ठीक है। ठीक है बच्चों, आज इतना ही रखते हैं। ओके, बाय बाय। क्लास जरूर बताइएगा कैसी लगी, ठीक है।